एपिसोड की शुरुआत नागी के सुपर गोल से होती है। सारी भीड़ काफ़ी शौक में होती है और कह रही होती है आखिर ये नागी है कौन और ब्लू लॉक वालों को ऐसी क्या ट्रेनिंग दे दी जो जापान वाली टीम को हरा रहे हैं। अब ये मैच एक तरफा नहीं रहा है, जिसकी वजह से जापान टीम का मैनेजर काफ़ी गुस्से में आ जाता है। सारे प्लेयर काफ़ी खुश होते हैं और चीयर कर रहे होते हैं नागी के लिए कि उसने गोल मार दिया। फिर ओटोया कहता है कि मैंने अपना गोल मारने का चांस मिस कर दिया और स्कोर अब 1-1 हो चुका था। अब उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप का क्लियर रास्ता दिख रहा था ये मैच जीत के। फिर ईगो की असिस्टेंट ईगो से पूछती है कि इनके एकदम से गोल कैसे होने लगे, अब तक तो नहीं हो रहे थे। ईगो के जवाब में कहता है ये गोल कोई तुक्के की वजह से नहीं हुआ, ये उनकी स्ट्रेटजी थी जो रिन ने इंस्टेंट सोची थी। ब्लू लॉक के प्लेयर अभी इतने कैपेबल हो चुके थे कि वो किसी भी सिचुएशन को आराम से हैंडल कर सकते थे और स्ट्रेटजी बना सकते थे। फिर ईगो अपनी बात को एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता है, जिसमें वो कहता है कि हर चीज़ हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती, बीच में काफ़ी सारी रुकावटें आ जाती हैं जो कि उन्हें उनकी मंजिल से पहुंचने से रोकती है। प्लान फेल होने के बाद जो बंदा घबरा जाता है और एक्सक्यूज देने लगता है वो एक लूज़र कहलाता है, लेकिन जो बंदा प्लान फेल होने की वजह से ना डरे और इंस्टेंट एक स्ट्रेटजी बना ले उसे टैकल करने के लिए, वो एक विनर कहलाता है, ठीक रिन की तरह। लेकिन रिन अकेला कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी पावर सिर्फ ईसाई की वजह से अवेकन हो पा रही है। ईसाई को भी समझ आने लगता है कि उसका कोऑर्डिनेशन सिर्फ रिन के साथ ही बैठ रहा है और एक गोल उन दोनों कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हुआ होता है। ईसाई रिन की तारीफ करने आता है और कहता है कि वो गोल काफ़ी अच्छा था, अगली बार ट्राई करना जरूर लग जाएगा। रिन इसके जवाब में कहता है चुप हो जा, वो गोल एकदम बकवास था, मेरी झूठी तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कहता है कि तुम भी तो अपना गोल मारने के लिए अलग चले गए थे बीच में। ईसाई बोलता है क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? फिर रिन कहता है मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है जब तक गोल हो रहे हैं। अब फर्स्ट हाफ ख़त्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। फिर मैच कंटिन्यू होता है। साय बॉल को लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके आगे रिन आ जाता है और कहता है मैच को शुरू हुए 30 मिनट हो चुके हैं और अब तक तुमने अपने छोटे भाई के हाल चाल भी नहीं पूछे, कितने नकारे भाई हो तुम। अब ये बैटल दोनों भाइयों के बीच में चल रही होती है। रिन का पूरा प्लान होता है कि वो अपने भाई को इसी मैच के अंदर सरपास कर दे। रिन साय को बॉल आगे लेके जा नहीं दे रहा होता है। इसागी मौके का फ़ायदा उठा के रिन को कहता है बॉल पास कर दो, लेकिन रिन कहता है बीच में मत आओ, ये हम दोनों के बीच की बैटल है। साय बॉल को निकालने की काफ़ी ट्रिक इस्तेमाल करता है, लेकिन रिन बार बार उसे रोक दे रहा था। फिर साय कहता है अगर तुम मेरे छोटे भाई की तरह बिहेव करोगे तो तुम कभी मेरे को सरपास नहीं कर पाओगे। ये कहते कहते साय रिन के पैरों के बीच से बॉल निकाल के आगे ले जाता है। ये सब देख के सारे प्लेयर शॉक हो जाते हैं। मौके का फ़ायदा उठा के जापान के सारे प्लेयर्स अटैकिंग पोजीशन पे पहुंच जाते हैं साय को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन ब्लू लॉक के पास अब भी एक वाइल्ड कार्ड बचा था, निको। फिर हमें थोड़े समय पहले की बात दिखाई जाती है जिसमें ईगो निको बात कर रहे होते हैं, जिसमें ईगो कहता है कि तुम एक छोटी हाइट के प्लेयर हो, ना तुम्हें स्ट्रेंथ है ना स्पीड है, मैं तुम्हें क्यों टीम में ले आऊँगा। निको इसके जवाब में कहता है क्योंकि मेरा विजन काफ़ी अच्छा है फुटबॉल का। फिर सीन कंटिन्यू होता है और निको को दिखाया जाता है जहाँ पे निको अपने विजन को एक्टिवेट कर रहा होता है। वो हर एक प्लेयर को ट्रैक कर रहा होता है जिसको भी हितोशी साय पास दे सकता था। जैसी साय पास करता है निको इंस्टेंट मूवमेंट दिखा के बॉल के पास जाने लगता है। बॉल सेंडो के पास आ रही होती है, लेकिन निको को पता लग जाता है कि वो बॉल तक नहीं पहुंच पाएगा, सेंडो उससे पहले बॉल के पास पहुंच जाएगा। तभी निको को दिखता है कि बॉल स्पिन होते हुए आ रही होती है ताकि सेंडो उसे आराम से कंट्रोल कर सके, ना कि वापस साय को पास दे। वो समझ जाता है कि एक ट्रैप है। जैसे वो बॉल के पास जाएगा सेंडो तुरंत बॉल को निको के आगे निकाल के साय को पास कर देगा, लेकिन निको तब भी बॉल के पास जाता है ताकि वो दिखा सके कि वो ट्रैप में फंस रहा है। जैसे ही सेंडो बॉल को रिसीव करता है तुरंत निको एक स्टेप पीछे ले लेता है। इसकी वजह से सेंडो की ट्रिक काम नहीं करती और निको उससे बॉल छीन के काउंटर अटैक के लिए क्लियर कर देता है। तुरंत कारासू बॉल को रिसीव करता है और बॉल को लेकर आगे जाने लगता है, लेकिन उसके सामने अब भी जापान की डिफेंडिंग टीम खड़ी थी। वो थोड़ा टीम को एनालाइज करता है और बॉल ओटोया का पास कर देता है। तभी ओटोया के आगे डिफेंडर आता है जो कि ओटोया के सारे मूव प्रीड कर सकता है। ओटोया बिना सोचे समझे बॉल वापस कारासू को पास कर देता है। कारासू बॉल को रिसीव करते ही तुरंत ओटोया को वापस पास कर देता है। इस पासिंग की मदद से उन दोनों ने अपोनेंट टीम की 2 लेयर पार कर ली होती है डिफेंडिंग की, लेकिन तभी ओटोया के आगे अब ओलिवर आ जाता है और कहता है अब तुम दोनों बॉल को इससे आगे नहीं लेके जा सकते। तभी ओटोया कहता है किसने कहा हम 2 हैं, और वो बॉल को साइड में पास कर देता है। तभी चिगरी तेज भाग के आके बॉल को रिसीव कर लेता है
चिगरी बॉल को आगे लेके जाने लगता है, लेकिन तभी ओलिवर उसके भी आगे आ जाता है। चिगरी को अपना क्लियर पाथ दिख जाता है जिसमें वो अपना फास्ट जस्ट मार के ओलिवर को पीछे छोड़ सकता है। वो तुरंत एक फास्ट जस्ट मारता है और ओलिवर के जस्ट साइड से निकल के गोल की तरफ भागने लगता है। सारी भीड़ काफ़ी शौक में होती है कि चिगरी ने आखिर ओलिवर को कैसे पास कर लिया। भीड़ में चिगरी जैसी दिखने वाली लड़कियां भी बैठी हुई होती हैं। अब चिगरी के साइड में एक और डिफेंडर आता है। चिगरी काफ़ी कन्फ्यूजन में होता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी उसे कारासू दिखता है जो कि गोल की तरफ आ रहा होता है। चिगरी तुरंत बॉल को कारासू को पास कर देता है। चिगरी आगे कोई डिफेंडर नहीं खड़ा होता। कारासू बस बॉल को रिसीव करने ही वाला होता है कि तभी उसके सामने साय आ जाता है और उससे पहले बॉल को रिसीव कर लेता है, लेकिन साई बॉल को कंट्रोल नहीं कर पाता और बॉल रिन के पास पहुंच जाती है। तभी रिन के आगे ओलिवर आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ब्लू लॉक को हल्के में ले लिया, अब मैं इन्हें एक भी गोल नहीं करने दूंगा। रिन को पोजीशन नहीं मिल रही होती गोल मारने के लिए, लेकिन तभी इसागी ओलिवर के पीछे जाके रिन से पास मांगता है, लेकिन ओलिवर इसागी की चाल समझ जाता है। वो अपने आप को बेट बना के ओलिवर का ध्यान खींचना चाहता था ताकि रिन आसानी से गोल मार सके। जैसे ही रिन लेफ्ट को मुड़ता है, तुरंत ओलिवर ही उधर ही मुड़ जाता है। ये देख के इसागी और रिन काफ़ी शौक में होते हैं क्योंकि ओलिवर ने उनकी ट्रिक इतनी जल्दी प्रेड कर ली होती है। लेकिन तभी रिन की पावर अवेकन होती है और उसे अपने आप ही एक क्लियर रास्ता देने लगता है जहाँ से वो गोल मार सके। वो बिना बॉल को कंट्रोल करे डायरेक्ट शूट मार देता है जो कि कर्व होते हुए डिफेंडर के बीच से जाती है और गोल हो जाता है। सब लोग ये देखकर काफ़ी शौक में होते हैं और यहाँ तक कि ओलिवर को भी समझ नहीं आ रहा था गोल कैसे हो गया। इसागी रिन का गोल देखकर काफ़ी खुश होता है और उसके ऊपर कूदने जा रहा होता है, लेकिन रिन रास्ते से हट जाता है और इसाई का मुंह ज़मीन में जाके लगता है। तभी रिन कहता है अब बस 5 मिनट बचे हैं फर्स्ट हाफ को ख़त्म होने में, मैं प्लान बी को शुरू करना चाहिए। तभी साय सैंडो से बोलता है कि तुम बहुत निकम्मे हो, अगर तुम गोल कर देते तो सामने वाली टीम का गोल नहीं होता, और कहता है कि मैं तुम्हें 2 बार पास दे चुका हूँ, तुमने दोनों बार ही गड़बड़ की है। अब जापान की टीम भी बहुत सीरियस हो चुकी थी, बस कुछ ही मिनट बचे थे फर्स्ट हाफ ख़त्म होने में। जापान की टीम किक ऑफ लेती है। जापान की टीम ने अब डिफेंडर्स को हटा के ज़्यादा अटैकर कर दी थे और वो शॉर्ट पास खेल रहे थे ताकि उनके मूव प्रिडिक्ट ना हो पाए। बॉल कित्सुमे के पास आती है, तभी बाचिरो और इसागी दोनों उससे बॉल छीनने जा रहे होते हैं। जापान की टीम को समझ आ जाता है कि ब्लू लॉक ने सारे स्ट्राइकर्स को डिफेंडिंग पे लगा दिया है और सिर्फ नागी आगे खड़ा है। इसागी और बाचिरो की बॉल छीनने से पहले ही कित्सुमे अपने प्लेयर को बॉल पास कर देता है। निको डिफेंडिंग पे खड़ा होता है, लेकिन वो भी उसे नहीं रोक पाता और वो गोल की तरफ शूट कर देता है। ब्लू लॉक के गोलकीपर ने उस बॉल को सेव कर लिया होता है, लेकिन स्ट्राइक अभी एंड नहीं हुई थी। बॉल सीधा साय के पास पहुंच जाती है और सिर्फ 1 मिनट बचा था फर्स्ट हाफ खत्म होने में। बादशाह और सागी साय को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन साय बिना उन दोनों को भनक पड़े उनके बीच से ही बॉल निकाल के ले जाता है और बॉल को सैंडो को पास कर देता है। सैंडो बस बॉल को रिसीव करने ही वाला होता है, लेकिन तभी रिन मिडफील्ड से दौड़ के आता है और सैंडो से पहले बॉल को रिसीव कर लेता है और बॉल को क्लियर कर देता है। लेकिन अब भी बॉल साय के पास ही पहुंच जाती है और बॉल को गोल की तरफ शूट कर देता है। गोलकीपर बॉल से काफ़ी दूर होता है और लग रहा होता है कि गोल हो ही जाएगा, लेकिन तभी आर्यू अपनी फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से लास्ट मोमेंट पे बॉल को डिफेंड कर लेता है और तभी फर्स्ट हाफ ख़त्म हो जाता है। ब्लू की टीम काफ़ी खुश होती है क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हाफ एक लीड के साथ ख़त्म किया होता है। शील्डो ये सब देख के काफ़ी मुस्कुरा रहा होता है और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम जल्द ही एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी जरूर लाएंगे।